हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर मैं एमएनसीज एंड टीएनसीज पे लेकर आई हूँ। मेरे लेक्चर को पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, उसका लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और इजीली एक्सेस कर सकें मटेरियल, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। सो लेट्स बिगिन। आज का लेक्चर एमएनसीज टीएनसीज पर लाने का रीजन ये है क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसमें सबसे दो मेजर एक्टर्स जिन्होंने ट्रिगर करा इस प्रोसेस को, इस ग्लोबलाइजेशन को एक सक्सेसफुल रेट पे, वो थे टीएनसीज एंड एमएनसीज। टीएनसीज एमएनसीज द्वारा नेशनल बाउंड्रीज को इरोड किया गया, जिसकी वजह से एक ग्लोबल सोसाइटी इमर्ज आउट हुई। सबसे पहले और जो सबसे ज्यादा हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो फीचर है वो यही है कि किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए, जिस वजह से एक बिकमिंग इट्सेल्फ ट्रांसनेशनलाइज सोसाइटी बन सके। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से पर्टिकुलर फील्ड में एडवांस आया, जैसे आईटी में, ट्रांसपोर्टेशन में, मैनेजमेंट में, और जिस द्वारा एक ऑर्गेनाइज वर्ल्ड प्रोडक्शन इन अ मैनर टेक प्लेस हुआ, जिसकी वजह से बहुत वाइड एरिया ऑफ फैक्टर कॉस्ट भी देखे गए। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन यूजली लोकल एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि लोकल मार्केट को प्रमोट करने में, ग्रोथ देने में हेल्प करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कैसी है, लेबर कॉस्ट, और जो भी लोकल एडवांटेजेस हैं उनको प्रपोर्ट करता है, क्योंकि ये लोकल मार्केट से ज़्यादा कनेक्टेड है। तो हम जानेंगे कि एमएनसीज की शुरुआत और किस तरीके से उसकी ग्रोथ हुई। जैसे कि हम जानते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी जब आई थी, दैट वाज रिलेटेड टू ट्रेडिंग कंपनीज। 17-18 सेंचुरी में मल्टीनेशनल को ट्रेडिंग कंपनी के फॉर्म में ही देखा गया, जैसे कि हुडसन, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच। ड्यूरिंग 19 सेंचुरी में जब देखा गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे हाई लेवल पे फ्लो आउट हुआ फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप कंट्री से टू द अंडर डेवलप्ड एरियाज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। मेजरली जो मेन एक्सपोर्टर्स देखे गए कैपिटल के लिए, ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड और जर्मनी पाए गए। देखा गया कि जो ब्रिटिश फर्म है उन्होंने बहुत अच्छा लेवल और बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट किया इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में। जो उनकी कॉलोनियल पावर्स थी, उनका था कि वो कैप्टिव मार्केट बनाए, जो रॉ मटेरियल रिसोर्सेज हैं टू देयर कॉलोनीज के थ्रू दे वांट टू मेक अ कॉलोनियल पावर्स। अर्ली 20 सेंचुरी, जो 20 सेंचुरी में देखे गए कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट मेनली माइनिंग और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्ट करती थी, जैसे बिग ऑयल कंपनीज हमने देखी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, स्टैंडर्ड ऑयल, ये सबसे पहली मल्टीनेशनल कंपनीज थी। और उस टाइम एमएनसीज मेनली इन बिग इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्ट करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो इनकरेज हुआ मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट, उस द्वारा उन्होंने ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, जो पॉलिसीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए मार्केट की, कंपनी की, और जो फर्म्स हैं वो रिप्लेस करें एक्सपोर्ट्स को फॉरेन प्रोडक्शन से। तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ मल्टीनेशनल्स कंपनी का, जैसे यूनिलीवर, नेस्ले, कोको कोला, फोर्ड मोटर्स, ये सारी जर्मन ड्रग्स और केमिकल फर्म्स देखे गए, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड अपनी मार्केट, अपनी एमएनसीज को फैला दिया। ये कॉन्सेप्ट मल्टीनेशनल इंटरप्राइज ऑफ कोर्स नया नहीं है, बट मॉडर्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आया, जिस द्वारा हमने फेस किया कि अब सिर्फ ट्रेडिंग नहीं और तरीके की एमएनसीज भी आ चुकी हैं मार्केट में, बिकॉज इट ट्राइज टू ऑप्टिमाइज इट्स इंटरनेशनल प्रोडक्शन और मार्केटिंग, जिसके द्वारा उन्होंने यूज करा ट्रेडमार्क्स और पैटर्न्स को भी। तो ट्रेडिंग से मार्केटाइजेशन तक आए, मार्केटिंग के द्वारा उन्होंने ट्रेडमार्क्स और पैटर्न यूज करे, जिसकी वजह से उनका यूसेज ऑफ एमएनसीज का है वो भी बढ़ा। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे एमएनसीज कंपनी में ग्रोथ आई। पहले यूरोपियन कंट्री की जितनी भी कंपनीज थी, हमने देखा अंटिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यूरोपियन कंपनीज देखी गई। फिर सेकेंड फेज में हमने देखा और कंपनीज बढ़ गई हैं, क्योंकि और डेवलप्ड नेशन की कंट्री दिखी मार्केट में, जैसे अमेरिकन मल्टीनेशनल सच एज जनरल मोटर, फोर्ड मोटर्स, आईबीएम। फिर देखा गया कि यूरोपियन, जर्मन, जापानीज जैसी मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा
जिस तरीके से मार्केट बढ़ गई है, अब रिसेंट ईयर्स में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी एमएनसीज डेवलपिंग नेशन की भी पाई गई हैं, जैसे इंडिया, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे एमएनसीज की ग्रोथ बढ़ती ही गई और बढ़ गई है। एट प्रेजेंट देखा जाता है 90% मल्टीनेशनल टॉप कंपनीज देखी गई हैं, जिनके हेडक्वार्टर्स यूएई में, जापान और यूएस में हैं, और एमएनसीज अकाउंट करती है सिग्निफिकेंट शेयर वर्ल्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में एंड ट्रेड में। इससे पता चलता है कि किस तरीके से सक्सेसफुल लेवल अचीव किया एमएनसीज ने और कितनी ग्रोथ हुई है एमएनसीज की। तो एमएनसीज जिस तरीके से ग्रोथ हुई उस तरीके से उनकी कुछ कैटेगरीज भी रखी गई कि किस 4 कैटेगरीज पे एमएनसीज एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि देखा गया कि जो डिसेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेशन है, जिस कंट्री में वो एमएनसीज होती हैं वो डिसेंट्रलाइज कॉर्पोरेट करती हैं क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है अपनी कंट्री में, और वो अपने सर्विस प्रोडक्ट का डील आउट करती हैं। ग्लोबल सेंट्रलाइज प्रोडक्शन में वो एक्वायर करती हैं एडवांटेज कि कहाँ चीप रिसोर्सेज और कहाँ रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, कहाँ लेबर मिल जाए। तो वो ग्लोबल लेवल इसलिए कहा गया है क्योंकि वो दूसरी कंट्री में जाके वो अपनी सर्विस और अपने दूसरे लेबरों को यूज करके अपनी सर्विस प्रोडक्शन में करती हैं, जिसकी वजह से सेंट्रलाइज कॉर्पोरेट करना पड़ता है उन्हें। ग्लोबल कंपनी ऑल्सो बिल्ड ऑन द पेरेंट्स कॉर्पोरेशन, जिसे R&D में रखा गया है, और ट्रांसनेशनल इंटरप्राइजेस में ये सारी तीनों कैटेगरी आती हैं। इस द्वारा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की ग्रोथ भी हुई और उनकी कैटेगरीज भी देखी गई। एमएनसीज की डेवलपिंग इकोनॉमीज में बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो ग्रोथ का हो, एक्सप्लोइटेशन का हो, डिप्लीशन का हो। सबसे पहला कि हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस किया डेवलपिंग इकोनॉमीज में एमएनसीज द्वारा, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ी डेवलपिंग नेशन की और ग्रोथ आया। इन्वेस्टमेंट के द्वारा बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म क्रिएट किए गए, जिस वजह से वो अपने लोगों के लिए इनकम, एम्प्लॉयमेंट और अपनी जीडीपी को बढ़ा सके। Another, they have created the थिंक कि कैसे जो गैप है, टेक्नोलॉजिकल गैप, उसको कम किया जाए, क्योंकि डेवलप नेशन के पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड और हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होती है। जो डेवलपिंग नेशन है, जो अंडर डेवलप नेशन है, दे आर नॉट हैविंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो लोग लैक करते हैं इन सब चीज़ों में। तो थ्रू एमएनसीज टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ दूसरी कंट्री में, उन्होंने इस चीज को भी खत्म करने की कोशिश करी। अनदर थिंग जो रोल प्ले आउट देखा गया एमएनसीज का कि एक्सप्लॉइटेशन हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि जिस नेशन में जाके वो स्टैब्लिश या अपना जनरेट करती थी या अपनी इंडस्ट्री या अपना फर्म को स्टार्ट करती थी, वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की भी तबाही देखी गई, क्योंकि दे फ्लाउटेड द इन्वायरमेंटल लॉज एंड रूल्स ऑफ देयर पर्टिकुलर कंट्री। तो जो पर्टिकुलर कंट्री, जिस नेशन में जाके वो अपनी स्टैब्लिश कर रही हैं फर्म्स, वहाँ के जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं, अगर वो उनको फॉलो ना करें और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को खराब करें या मिसयूज करें या इस्तेमाल इस तरीके से करा जा रहा है कि वो डिप्लीट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो एक्सप्लॉइट करेंगी डेवलपिंग इकोनॉमीज के नेचुरल रिसोर्सेज को। अंडरटेकिंग इनिशियल रिस्क, क्योंकि इनिशियल रिस्क तो लिया ही जाता है जब वो डेवलपिंग इकोनॉमी में जाके अपनी स्टैब्लिश करती है फर्म्स। प्रॉफिट भी मिल सकता है, नुकसान भी हो सकता है, देयर आर अदर थिंग्स। ये भी देखा गया कि सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प करा एमएनसीज ने डेवलपिंग इकोनॉमीज में, क्योंकि उनके पास इस तरीके के लेवल प्रोजेक्ट होते हैं जिसके द्वारा जिस नेशन में भी वो जाके स्टैब्लिश करती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, ग्रोथ होता है, डेवलप होता है। फिलिंग फॉरेन गैप्स थ्रू एमएनसीज बहुत सारी चीजें सीखी गई, स्किल्स हो, नेचर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वर्क हो या वे ऑफ प्रोसीजर हो, सर्विस हो, ये सारी चीजें जब देखी गई, सीखी गई, ट्रेन करी गई, तो फिलिंग करा गया फॉरेन गैप्स को। तो जो रोल एमएनसी के प्ले देखे गए डेवलपिंग इकोनॉमीज में, मोस्ट प्रोबेबली वही फीचर देखे गए हैं एमएनसीज के, क्योंकि एमएनसीज यूजुअली ह्यूज एसेट और टर्नओवर से रिलेटेड हैं, क्योंकि वो एक लार्ज लेवल ग्लोबल बेसिस पे जब काम करती हैं तो उनका ह्यूज एसेट भी है और ह्यूज टर्नओवर भी है, क्योंकि जो सेल्स है एमएनसीज की वो इतनी ज्यादा होती है। जो डेवलपिंग नेशन, एक जो इकोनॉमी है, जो एक नेशनल की इकोनॉमी है, किन्हीं किन्हीं कंट्री की नेशनल इकोनॉमी से भी ज्यादा उनका टर्नओवर होता है। इंटरनेशनल ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, क्योंकि एमएनसीज का जो प्रोडक्शन और मार्केटिंग ऑपरेशन है वो बहुत कंट्रीज के साथ होता है, जिसकी वजह से वो ऑपरेट करते हैं नेटवर्क ब्रांचेस से अपनी होस्ट कंट्रीज द्वारा। यूनिटी ऑफ कंट्रोल, एमएनसीज की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जो यूनिटी ऑफ कंट्रोल है, जो भी बिजनेस एक्टिविटी है, कहीं भी वो कंपनी किसी भी कंट्री में है,
पर जो भी बिजनेस एक्टिविटी होगी वो लुक फॉरवर्ड की जाएगी हेड ऑफिस से, जो लोकेटेड होता है उनकी होम कंट्री में, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है वो पॉलिसी फ्रेमवर्क के विद इन ही वर्क करे। ये उनका यूनिटी ऑफ कंट्रोल का एक कैरेक्टराइज किया गया है एमएनसीज का। माइटी इकोनॉमिक पावर इसलिए बोला गया है क्योंकि दे कीप ऑन एडिंग टू द इकोनॉमिक पावर, क्योंकि जिस तरीके से उनके कांस्टेंट मर्जर्स हैं, एक्विजिशन है कंपनीज के होस्ट कंट्रीज में, उस द्वारा उनकी इकोनॉमिक पावर भी बहुत अच्छी देखी गई है। जैसे कि मैंने कहा कि एमएनसीज के जो रोल हैं वो मोस्ट प्रोबेबली फीचर्स हैं, क्योंकि एमएनसीज के अंदर इतने एडवांस और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जिसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का अल्टीमेटली एक अच्छा आउटपुट देखा गया है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एमएनसी में एम्प्लॉय जो होते हैं वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, चाहे वो मैनेजर्स हों या हैंडल करने वाले ह्यूज फंड्स हों। एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन सारे प्रोफेशनली मैनेज आउट किए जाते हैं। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग देखी गई है एमएनसी की, क्योंकि एमएनसी बहुत ज्यादा स्पेंड करती है एडवर्टाइजिंग में और मार्केटिंग में, जिसकी वजह से वो अपना इंटरनेशनल बिजनेस सिक्योर कर सके। आपने बहुत देखा होगा कि कुछ कुछ कंपनी की एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा और मार्केटिंग इतनी हार्श होती है कि सब लोगों को सिर्फ उस कंपनी का ही नाम याद रह जाता है या रट जाता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है कि वो कुछ भी सेल कर सकती हैं, कोई सा भी प्रोडक्ट, कोई सी भी सर्विस जो वो जनरेट, जो वो प्रोड्यूस करें, उसमें जिस तरीके से वो अपनी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का यूज करते हैं, दैट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एमएनसी का जो compete है वर्ल्ड लेवल पे वो होता ही इसलिए है कि वो के सबसे ज्यादा अटेंशन, स्पेशल अटेंशन वो क्वालिटी के पे देती हैं। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बेस्ट से बेस्ट हो, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड लेवल या कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे compete कर सके। तो ये सारे हमने करेक्टर्स पढ़े एमएनसीज के। अब किस तरीके से एमएनसी का रोल देखा गया इंडियन इकोनॉमी में। हम सब जानते हैं 1991 से पहले मल्टीनेशनल कंपनी का कोई रोल इकोनॉमी में नहीं देखा गया इंडिया का, क्योंकि जो प्री रिफॉर्म इंडियन इकोनॉमी थी वो पब्लिक एंटरप्राइज से डोमिनेटेड थी, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में अलाउ नहीं किया गया था कि प्राइवेट फर्म हो जो ग्रो करें, जो बियॉन्ड द पॉइंट अपना जनरेट करें। बट जब हमने एमएनसीज को देखा और जाना कि सेवरल कंट्रीज में किस तरीके से ऑपरेट किया, और 1991 के बाद से हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट करके लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन देखा, और उस तरीके से हमने एक रूट प्रोवाइड करा जिसमें प्राइवेट फॉरेन कैपिटल रिकॉग्नाइज किया गया, जिसके द्वारा रैपिड ग्रोथ देखी गई इकोनॉमी में इंडियन की। तो सोर्स ऑफ बल्क ऑफ फॉरेन कैपिटल हुआ, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की वजह से, और बाय दिस हमने देखा कि किस तरीके से एक इंडियन इकोनॉमी में रैपिड ग्रोथ दिखी। प्रमोट हुआ बहुत कुछ, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनीज ने बहुत डिफरेंस और बहुत डेवलपमेंट लाया है इंडियन इकोनॉमी में, जैसे कि प्रमोट किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट ड्यू टू द एमएनसीज एक ब्रिज जो था, गैप बिटवीन था फॉरेन कैपिटल में और इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, वो खत्म किया, और लिबरलाइजेशन से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 1991 से परस्यू किया गया थ्रू द एमएनसीज, जिसकी वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट देखा गया और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज, प्रोजेक्ट्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसी चीजों के द्वारा हमारी इनकम, एम्प्लॉयमेंट कंट्री में फर्क देखी गई। एक एग्जांपल आप जैसे देख सकते हैं, सुजुकी फर्म एक जापानीज कंपनी है जिसने इन्वेस्ट करा मारुति उद्योग हमारी इंडियन कंपनी से, जिसके द्वारा इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों मिली वर्कर्स को और एम्प्लॉयज को, जो बियॉन्ड दैट गई, जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब हमने ये सारी चीजें देखी कि इनकम बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट से हमारे जनरेट हुआ है, जीडीपी बढ़ी है, तो वी फाइंड इट पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एमएनसी। दूसरा देखा गया नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लोस। पहले के टाइम में इंडिया में ऑफ कोर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एमएनसीज द्वारा किया जाता था वो नहीं था, तो हम जैसी कंट्री रिलाई करती थी ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। हम बोरो करते थे कमर्शियल यूज के लिए बाहर से, जिसकी वजह से एक तरीके का बर्डन रहता था, एक डेप्ट सर्विस पेमेंट रहती थी। और इन चीजों की वजह से क्या हुआ,
इंडिया के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस देखी गई 1991 में। एंड दिस इज द रीजन कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बाय एमएनसीज रिप्रेजेंट किया गया कि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लोज को अवॉइड किया जाए, जिसकी वजह से जो हम लाइबल हो जाते हैं ना डेब्ट सर्विसिंग पेमेंट में, उसको खत्म किया जाए। तो इसलिए हमने एमएनसीज के द्वारा इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज लिया। नॉन डेट कैपिटल बिगिंस only after the firm has made enough profit। और MNCs ने बहुत important रोल प्ले आउट करा ये रिड्यूस करने में स्ट्रेस कि कैसे इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है वो खत्म किया जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई इंडियन इकोनॉमी में। ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि एमएनसीज द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी प्रोडक्ट आए उस नेशन में आते हैं जिस नेशन में वो अपना फर्म इस्टेब्लिश करती हैं। तो मल्टीनेशनल फर्म्स के द्वारा टेक्निकल और इक्विपमेंट और मशीनरी आई जिसकी वजह से इंडियन वर्कर्स इंजीनियर्स सीखे कि कैसे एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, उनको ट्रेन किया गया, उनको स्किल किया गया। और इंडिया में देखा जाता है कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ज़्यादा स्पेंड नहीं करता रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट में, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट फर्म जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्पेंड करते हैं इन्हीं चीज़ों में कि कैसे न्यू टेक्नोलॉजी को ग्रेटली बेनिफिट किया जाए डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसकी वजह से उनकी जो न्यू टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर की जाए। तो एमएनसी ने इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने में इंडियन इकोनॉमी में। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, ऑफ कोर्स प्रमोट किया एक्सपोर्ट को, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड और प्रोडक्शन लेवल पे उनका एक लिंक है, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिंक बहुत अच्छे अच्छे कंट्री से और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग नेशन है उनको फायदा मिलता है उनके साथ इन्वेस्ट करने का। जैसे कि हमने देखा रैपिड एक्सपेंशन देखा गया चाइना एक्सपोर्ट में रिसेंट ईयर्स में, जिसकी वजह से उनका जो लार्ज इन्वेस्टमेंट किया गया था मल्टीनेशनल ने, वो चाइनीज इंडस्ट्रीज के फील्ड में जो इन्वेस्टमेंट हुआ उससे उनको फायदा मिला। हिस्टोरिकली हमने देखा एमएनसीज ने लार्ज इन्वेस्टमेंट किया था हमारे प्लांटेशन में, जिनके प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया एमएनसीज ने बाहर कंट्री में। जैसे मैंने बताया जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी ने लार्ज इन्वेस्टमेंट किया था मारुति उद्योग इंडियन कंपनी में, जो मारुति कार्स सिर्फ इंडिया डोमेस्टिक मार्केट में भी नहीं बाहर की लार्ज फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्टेड हुई हैं। तो बाय दिस दे प्रमोट द एक्सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जब एमएनसी जिस डेवलपिंग नेशन में आके डेवलप और स्टैब्लिश होती हैं तो वो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी में भी इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि पावर प्रोजेक्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन। तो बाय दिस जब वो इन्वेस्ट करेंगे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ दिखेगी और एक तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, जिसकी वजह से एक और दोबारा एक रीजन मिलेगा इनकम क्रिएट करने का और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। तो ये सारे रीजंस के द्वारा हमने देखा कि क्या क्या फीचर्स हैं एमएनसीज के। टीएनसीज ने भी फैसिलिटेट करा डेवलपमेंट में, ग्लोबल प्रोडक्शन सिस्टम में और ट्रेड विद इन द कंपनीज। जो मोस्ट पावरफुल फोर्स देखा गया वर्ल्ड ट्रेड के पीछे, तो एक्सपेंड हुआ वर्ल्ड ट्रेड ड्यू टू दीज फैक्टर्स। टीएनसी का जो लिंक है वो डेवलपिंग कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और जो क्लोजली लिंक जो उनका कंज्यूमर है वो रिच कंट्री से ज्यादा देखा गया और ग्लोबलाइजेशन से ज्यादा, क्योंकि उनका जो लोकल लेवल पे जो टीएनसी कंपनी का लिंक होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है, इजीली हो जाता है और उसमें ह्यूज थ्रेट होने के चांसेस भी कम होते हैं। बाय टीएनसी हमने नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करना शुरुआत करी, चाहे वो फ्रूट्स में हो, फ्लावर्स में हो, वेजिटेबल या मसालों में हो, जो डेवलपिंग कंट्रीज का जो कोऑर्डिनेट करता है टीएनसी, और इसका लेवल भी बहुत अच्छे इंक्रीज ग्रोथ पे देखा गया। जब ये एक्सटेंशन देखा गया ट्रांसनेशनल एग्री बिजनेस के द्वारा कि कैसे लोकल प्रोडक्शन को कन्वर्ट कर दिया फ्रॉम फूड एंड ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट क्रॉप्स टू न्यू क्रॉप्स, इस तरीके से देखा गया कि किसने अच्छे लेवल पे ट्रांस और टीएनसीज के द्वारा डेवलपमेंट हुआ। अब वो डिमांड जो सच कमोडिटीज थी जो एक लोकल मार्केट पे मिलती थी, उनकी जब डिमांड बढ़ी तो वो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाई हैं। तो एग्री बिजनेस को डेवलप करा टीएनसीज द्वारा। इसलिए ये कुछ रीजंस देखे गए कि टीएनसी को एक इंजन ऑफ ग्रोथ कंसिडर किया वर्ल्ड इकोनॉमी में, इन वजहों से क्योंकि मार्केटाइजेशन में इंक्रीज हुआ और जो रोल था प्राइवेट सेक्टर का वो बड़ा डेवलपिंग कंट्रीज में। टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बदली उसमें जो रैपिडली चेंजिंग आया, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म किया नेचर ऑफ इंटरनेशनल प्रोडक्शन का और ऑर्गेनाइजेशन का।
at the location of such activity. ग्लोबलाइजेशन, जो फर्म्स एंड इंडस्ट्री से जहां प्रोडक्शन चेन स्पैन नेशनल और रीजनल बाउंड्रीज थी, वो देखी गई कि किस तरीके से नेशनल और रीजनल बाउंड्रीज खत्म हुई और एक तरीके से नेशनल एंड रीजनल बाउंड्रीज के आगे भी मार्केटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। तो राइज ऑफ सर्विस बिकम लार्जेस्ट सिंगल सेक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, और हमने टीएनसी द्वारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी देखा, क्योंकि टीएनसी रीजनल और रीजन्स में जहां जहां ओपन होती थी वहां की इकोनॉमी में इंटीग्रेट होता था, डेवलपमेंट आता था और वहां के सेल्स टर्नओवर बढ़ते थे। तो उस द्वारा देखा गया कि इंडियन इकोनॉमी में कितना एडवांस और कितना डेवलपमेंट हुआ थ्रू टीएनसी। हम देख सकते हैं कि बहुत टीएनसी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ऑफिस इंडिया में इस्टेब्लिश और सेटअप की गई है। वो रीजन इसलिए है क्योंकि एक तो हमारे जो इंडिया का जो लोकेशन है वो अट्रैक्ट करता है टीएनसीज को, क्योंकि पॉपुलेशन अच्छी इंग्लिश बोलती है, स्ट्रॉन्ग आईटी स्किल्स वाले लोग हैं हमारे यहाँ, और लो वेज पे काम करने वाले लोग भी बहुत पाए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे कि टोयोटा, वोल्वो, ये सारी टीएनसीज कंपनी है जो हमारी कंट्री में सेटअप हुई और जो अट्रैक्ट करी हमारे कुछ फीचर्स, इंडियन पॉपुलेशन या इंडियन की ग्रोथ या जो उनका वर्किंग स्टाइल है और वर्किंग स्केल है। टीएनसी से क्या एडवांटेज हुआ इंडिया में कि जॉब क्रिएट हुई ऑफ कोर्स, और उस द्वारा एजुकेशन और ट्रेनिंग भी दी गई एम्प्लॉयज को। एडिशनल वेल्थ हुआ क्योंकि मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है, एडिशनल वेल्थ प्रोवाइड किया गया। टीएनसी के द्वारा कुछ स्कीम सेटअप की गई जिसकी वजह से न्यू फैसिलिटीज मिली लोकल कम्युनिटीज को। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का बढ़ा क्योंकि जिस तरीके से टीएनसी आई और नए रोड, नए इंटरनेट, केबलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजों के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया एक पर्टिकुलर कंट्री का, उससे ऑफ कोर्स कंट्री की इकोनॉमी प्लस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बढ़ता है। टीएनसी जो पे करती है टैक्स गवर्नमेंट को, वो स्पेंड कर सकते हैं गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, जो बहुत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यूज भी किया है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे गए इन इंडिया में टीएनसी के द्वारा जो किया गया, क्योंकि जो कॉर्पोरेशन लीडर्स हैं उन्होंने देखा कि दे हैव टेकन एडवांटेज। उन्होंने जो हमारे इन्वायरमेंटल लॉस के साथ, जो हमारे इन्वायरमेंटल लॉस को फ्लाउटेड करके जो लॉट्स ऑफ पोल्यूशन क्रिएट कर दिया, उसका फायदा उन्होंने उठा के हमारे वातावरण को प्रदूषण और पोल्यूटेड कर दिया है। जो कंडीशंस है वर्कर्स की, वो बहुत हार्श देखी गई किन्हीं किन्हीं फैक्ट्रीज में। मैनी टीएनसीज ओन्ड बाय फॉरेन कंट्रीज, जिसकी वजह से इकोनॉमिक लीकेज देखा गया, जहां प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए था बट टीएनसीज ने अब्रोड भेज दिया। तो जो बेस्ट जॉब देखी जाती हैं टीएनसीज में, तो वो ज्यादातर फॉरेन वर्कर्स को दे देते हैं इंस्टेड ऑफ जहां जिस कंट्री में वो है या जहां की वो ओरिजिन है उसके बजाय। फ्रॉम द टीएनसीज कंट्री ऑफ ओरिजिन, सो टीएनसी यूज मेनी ऑफ द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं जिसकी वजह से वो डिप्लीट हो जाते हैं, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं जिस डेवलपिंग कंट्री में वो होती हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंकिंग बॉटलिंग प्लांट केरला में हुआ था जिसको बंद कर दिया गया था क्योंकि लोकल वाटर सप्लाईज पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो टीएनसी को माना जाता है कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल आउट किया गया है। जिस तरीके से इन्वायरमेंटल हमारा डैमेज हुआ है और जिस तरीके से इन्वायरमेंटल डिटोरिएट किया गया है, टीएनसी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि टीएनसी मोर देन हाफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स द्वारा, जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और अल्टीमेटली हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। देखा गया कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल है प्रोडक्शन पे, और जिस तरीके से ओजोन डिस्ट्रॉय की जा रही है बाय द यूज ऑफ सीएफसीज, तो इससे भी एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं। माइनिंग के इन माइनिंग दे स्टिल डोमिनेट की इंडस्ट्रीज, कुछ इंटेंसिफाई एक्टिविटीज होती हैं जिसमें देखा गया 63% ऑफ द माइनिंग कैपेसिटीज का कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने। एग्रीकल्चर में 80% लैंड वर्ल्ड वाइड जो कल्टिवेटेड की जाती है एक्सपोर्ट क्रॉप्स के लिए, 20 फर्म्स ने 90% पेस्टिसाइड सेल किया है, जो अनदर इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट करती है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखे गए, डायोक्सिन, क्लोरीन, क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउसेस गैसेस, इन सब इश्यूज की वजह से जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल अनसाउंड प्रोडक्शन सिस्टम ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, और जिस तरीके से हैजार्डियस मटेरियल और प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, उन वजह से ये सारे इश्यूज देखे गए कि टीएनसी द्वारा इतना कुछ हार्म हुआ है एक पर्टिकुलर और एक नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करने में, एक कंट्री की इकोनॉमी और या इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट करने में।
सो दीज वर द रीजंस कि जिस द्वारा हमने देखा कि टीएनसी ने कितना डिग्रेड और इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट करे। ये कुछ डिफरेंसेस हैं एमएनसी टीएनसी के, कि एमएनसी एक मल्टीनेशनल लार्ज कंपनीज है, तो वो उसकी एक पर्टिकुलर होम कंट्री होती है, जहां भी उसके प्रोडक्ट्स या जो गुड्स जो सेल सर्विस होती है जो अदर कंट्री में होती है, वो ऑपरेट होम कंट्री से ही करती है। इन द सेंस अगर कोई जैसे एप्पल कंपनी है, उसके जो भी गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जो भी सर्विस जहां भी होगी, पर जो भी डिसीजन लेना होगा, ऑपरेट करना होगा, वो होम कंट्री से लेगी जो उसकी अमेरिका है। तो जो डिसीजन कि कैसे ऑपरेट करना है, कैसे बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, ये हमेशा एमएनसीज की होम कंट्री से ही लिया जाता है। और टीएनसी में ऐसा कुछ नहीं है। जहां टीएनसी ओपन होती है, जहां वो ऑपरेट कर रही होती है, इंडिविजुअली वहां पर डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि उसकी कोई होम कंट्री नहीं होती है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं वोडाफोन ग्रुप का। अनदर कि एमएनसी रजिस्टर होती है होम कंट्री में, किसी और कंट्री में रजिस्टर नहीं होती। मतलब जहां की वो ह्यूज कंपनी है, जिस कंट्री की, वो वहीं पर रजिस्टर होगी। पर टीएनसी के साथ ऐसा नहीं है। टीएनसी जहां अपना काम करती है, जहां उसकी सर्विस है, वो वहीं रजिस्टर्ड हो जाती है। ऑपरेशन की उसके कोई सब्सिडरीज ब्रांचेस नहीं होते अदर कंट्री में, टीएनसी की होती हैं। डिसीजन मेकिंग सिर्फ होम कंट्री वाली, जहां की एमएनसी, जहां की ये मल्टीनेशनल कंपनी है, वही कंट्री वहीं से डिसीजन ले सकती है। बट टीएनसी में ऐसा नहीं है। कोई भी मैनेजर, कंपनी का मैनेजर इंडिविजुअल होस्ट कर सकता है उस कंपनी को, उस टीएनसी को। लोकल मार्केट से इनका इतना कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये हाई लेवल की होती हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इन पे, तो ये लोकल मार्केट में इजीली अपना नहीं मैनेज कर पाती। टीएनसी इज फ्री, क्योंकि टीएनसी जो डिसीजन मेकिंग है वो इंडिपेंडेंटली होता है और लोकल मार्केट बेस होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम है, क्योंकि ग्लोबल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करती है। टीएनसी में सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेल, ये सारी एमएनसीज हैं। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, वोडाफोन, इनके ये सारी टीएनसीज है। तो एमएनसीज कंपनी वो हैं जिनके अलावा या जिस कंट्री की हैं, बस वही उनको रजिस्टर, वही उनको ऑपरेट कर सकती हैं, और ये सेंट्रलाइज्ड होती हैं। और टीएनसी में ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडिविजुअली डिसीजन ले सकती हैं, जहां वो हैं वहां पर ऑपरेट कर सकती हैं। एंड दे हैव वेराइटी ऑफ लोकल इंटरलिंकिंग। तो इसलिए टीएनसी ज्यादा अच्छे लेवल पे वर्क कर पाती है, इजीली कर पाती है, और इससे थ्रेट कम होता है। तो बाय दिस एमएनसी टीएनसी हमने देखा नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया। नॉर्थ मतलब डेवलप्ड नेशन और साउथ मतलब डेवलपिंग नेशन में डिवाइड हो गया, जिसकी वजह से देखा गया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो साउथ से ज्यादा देखे गए, कि उनका ज्यादा एक्सेस है फॉरेन मार्केट में। जब से टैरिफ और बैरियर्स को रिमूव किया गया उनके गुड्स और सर्विस से, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज्यादा ले रहे हैं। फ्री ट्रेड की वजह से उनकी ग्रेटर ग्रोथ हुई है, प्रोस्पेरिटी हुई है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल बेटर हुई है। पेसिमिस्ट कहते हैं कि सिविल सोसाइटी में मतलब ये नहीं कि अगर आप ट्रेड इंक्रीज कर दें तो उसका मतलब आपने डेवलपमेंट और पॉवर्टी से छुटकारा पा लिया है। उनका मानना है कि इम्प्रूव मार्केट होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप अपना लिंक जो ट्रेड और पॉवर्टी को रिड्यूस करने का है, उसको स्ट्रेंथन कर सके। तो बियॉन्ड द नॉर्थ साउथ डिवाइड हमने ये भी ऑब्जर्व करा कि कैसे जो गैप बिटवीन हुआ है रिच और पुअर विद इन द कंट्री, वो भी इंक्रीज हुआ। मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस ने गेन कर लिया डोमिनेंस बाय हार्ड। जिस तरीके से उनका साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है, उस वजह से उन्होंने एक तरीके से डोमिनेशन कर ली मार्केट में। टीएनसी एमएनसी वर फाउंड मेजर बेनिफैक्टर्स, कि किस तरीके से उनको डेवलपमेंट करना है, पुअर सेक्शन जो कंट्रीज है उनको बेनिफिट करना है फ्रॉम दोस प्रोसेस, जो ज्यादातर देखा गया इतना हुआ नहीं। और उसके अलावा इन्वायरमेंटल इश्यूज देखे गए, सोशल कॉज देखे गए, बहुत सारे इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट जो होते हैं। import in developed country market restrict access for developing country producers since they lack the capacity and flexibility to accommodate and requirement in their production process। तो इन जनरल देखा गया इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से टीएनसी ने फैसिलिटेट करा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से उन्होंने ऑफर करे अपॉर्चुनिटीज, और उसके साथ साथ बहुत थ्रेड्स भी जो एक डेवलपिंग कंट्रीज पे हुए, जैसे कि एक सोसाइटी, सेक्शन, कम्युनिटी और एक नेशन के इन्वायरमेंटल इश्यूज जनरेट हुए। सो इस लेक्चर में टीएनसी एमएनसी के बारे में बताया गया। आई होप दिस विल हेल्प यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम और फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ all these terms. Thank you so much for watching this video.